गांव का गरीब लकड़हारा था जिसकी जिंदगी बचपन से ही दुखों के बीच बीती थी। जब भोला छोटा था तभी उसके पिताजी इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। घर में कमाने वाला कोई नहीं बचा था, बस एक बूढ़ी मां और उसका इकलौता बेटा भोला। तब से भोला ही इस टूटे हुए घर का सहारा बन गया था। भोला हर सुबह अंधेरा रहते जंगल चला जाता और दिन भर बिना रुके सूखी लकड़ियां काटता, फिर उन्हें बाजार में लेकर जाता। वहां जाने के बाद उन लकड़ियों को बेच देता। कभी कभी अच्छा दाम मिल जाता था और कभी कभी तो 2 जून की रोटी भी नसीब नहीं होती थी। लेकिन मेहनत इतनी करने के बाद भी उसकी हालत ऐसी थी कि गांव के बच्चे तक समझ जाते थे कि उसके घर में तंगी चल रही है। माँ, आप क्यों परेशान हो जाती हैं? आपको पता है ना कि आपकी तबीयत खराब रहती है, फिर भी आप नहीं मानती हैं। आप बस अपनी सेहत पर ध्यान दीजिए, बाकी काम मैं संभाल लूंगा। बेटा, अब शरीर जवाब देने लगा है। पहले काम करते करते थकान होती थी, अब बिना काम किए ही सांस फूलने लगती है। और रही बात काम की, तो तुम दिन भर जंगल में लकड़ियां काटते हो, फिर बाजार भी जाते हो। तुम भी तो इंसान ही हो बेटा, थकान तो तुम्हें भी लगती होगी। इसलिए मैं सोचती हूँ कि कम से कम मैं घर का खाना ही बना दिया करूँ, जिससे तुम्हारी कुछ मदद हो सके। भोला तुरंत दूसरी तरफ देखने लगा क्योंकि वो अपनी मां की आंखों में डर साफ देख पा रहा था। वो डर जो बूढ़े मां बाप को तब महसूस होता है जब उन्हें लगता है कि वो अपने बच्चों पर बोझ बनते जा रहे हैं। भोला ने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। अरे अम्मा, तुम भी ना, जब तक तुम्हारा ये बेटा जिंदा है ना, तुम्हें किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं। अगले दिन भोला जंगल जाने के लिए घर से निकल चुका था। जैसे ही वह आधे रास्ते में पहुंचा तभी भोला को पीछे से आवाज आती है, अरे भाई भोला, जरा रुकना। ये था माखन, जो ऊपर से देखने में माखन बहुत अच्छा आदमी लगता था। गांव में अगर कोई भोला के सबसे करीब था तो वो माखन ही था। हर जगह साथ, हर मुश्किल में साथ, हर बात में साथ। लेकिन इंसान का असली चेहरा हमेशा उसके शब्दों में नहीं, उसके मन में छुपा होता है। माखन भोला के पास आया और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, अरे भाई भोला, आजकल दिखाई नहीं देते, कहां रह रहे हो? और ये क्या सुबह सुबह कुल्हाड़ी लेकर कहां चल दिए? भोला ने माखन की तरफ कुछ देर देखा, फिर मुस्कुराते हुए बोलता है, माखन, तुम तो मेरे बचपन के मित्र हो और मेरे सुख दुख में हमेशा साथ रहे हो। पिताजी बचपन में चल बसे और घर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई। खेती बाड़ी तो है नहीं, बस जंगल से सूखी लकड़ियां काटने जा रहा हूं। माखन कुछ देर तक उसे देखता रहा, फिर बोला, तुझे देखकर कभी कभी हैरानी होती है भोला। इतना दुख है तेरी जिंदगी में, फिर भी तेरे चेहरे पर शिकायत नहीं दिखती। और तेरे पास कुछ ना हो तभी भी तुम सबकी मदद करने के लिए तैयार रहते हो। भोला धीरे से हंस पड़ा, लेकिन उस हंसी में दर्द ज्यादा था। शिकायत करके भी क्या मिलेगा भाई? गरीब आदमी अगर रोना शुरू कर देना तो उसके आंसू भी लोग तमाशा समझकर देखने लगते हैं। लेकिन मदद करने के लिए कोई आगे नहीं होता। गरीब आदमी हर दिन कुआं खोदकर पानी पीता है। माखन ऊपर से भोला की बातें सुनकर दुखी होने का दिखावा करता था, लेकिन अंदर ही अंदर उसे भोला से जलन होती थी, क्योंकि गांव वाले भोला की गरीबी पर नहीं, उसकी अच्छाई पर ध्यान देते थे। और यही बात माखन के दिल में धीरे धीरे जहर बनती जा रही थी। पीपल के पेड़ के नीचे गांव वाले बैठे थे। माहौल अजीब शांत था। तभी बूढ़े हरिया काका धीमी आवाज में बोले, कल रात को जब मैं बाजार से घर लौट रहा था, तब मैंने फिर उस जंगल वाले मंदिर के पास रोशनी देखी। अंधेरे में ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे घूर रहा हो। जैसे तैसे करके वहां से भाग आया। वहां से गुजरते हुए मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कि मेरे प्राण पखेरु ही उड़ जाएंगे। सच में बाबा, आपने क्या देखा वहां पर? कोई भूत प्रेत तो नहीं था ना? अगर ऐसा हुआ तब तो शाम होने के बाद जंगल में जाना खतरे से खाली नहीं होगा। हरिया काका ने गहरी सांस ली और बहुत ही रहस्यमयी अंदाज में बोलते हैं,
भूत प्रेत है या फिर साधु है या कुछ और, ये तो नहीं पता। लेकिन इतना जरूर है कि उस जंगल में कुछ बदल रहा है। पहले उस जंगल में चहल पहल रहती थी, लेकिन अब एक अजीब से सन्नाटा रहता है। काका, मैंने तो सुना है वो साधु इंसानों की नीयत पहचान लेता है और जिसकी नीयत अच्छी हो उसकी किस्मत बदल देता है, और जिसकी नीयत में खोट होती है वो बाबा उसको पहचान जाते हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि जो सच्चे दिल से उनके पास जाता है उसकी मदद वो ज़रूर करते हैं। शाम धीरे धीरे अंधेरे में बदल रही थी। जंगल के ऊंचे पेड़ हवा में ऐसे हिल रहे थे जैसे किसी अनजाने डर की फुसफुसाहट कर रहे हो। भोला अकेला जंगल में लकड़ियां काट रहा था। उसके माथे से पसीना बह रहा था, हाथों में छाले पड़ चुके थे, लेकिन उसकी नजर बार बार आसमान की तरफ जा रही थी, क्योंकि बादल कुछ ज्यादा ही काले होते जा रहे थे। आसमान में जोरदार बिजली कड़की। कुछ ही सेकंड में तेज बारिश शुरू हो गई, इतनी तेज कि सामने खड़ा पेड़ भी धुंधला दिखाई देने लगा। भोला ने लकड़ियों को लेकर जंगल के रास्ते जा रहा था, तभी उसे जंगल में एक धुंधली रोशनी दिखाई देती है। अरे, इस वक्त जंगल के अंदर कौन हो सकता है? और ये मंदिर तो बहुत पुरानी है। लगता है बारिश से बचने के लिए मुझे मंदिर में ही शरण लेनी पड़ेगी। कुछ ही देर में भोला मंदिर के अंदर खड़ा था। अंदर से मंदिर बहुत सुंदर था। एक छोटा सा दीपक जल रहा था और उसी दीपक के सामने एक बूढ़ा साधु बाबा खड़े थे। लंबी सफेद दाढ़ी, भगवा रंग के कपड़े और चेहरे पर अजीब सी शांति। भोला वहीं रुक गया। बारिश बहुत तेज है बेटा। अच्छा किए कि मंदिर के अंदर चले आए, नहीं तो भीग जाते तो तबीयत खराब हो जाती और तुम्हारी लकड़ी भी भीग जाती। भोला एकदम चौंक गया, क्योंकि उसने जो अपने आंखों से देखा उस पर उसको यकीन नहीं था। गांव वाले आपके बारे में ना जाने कैसी कैसी बातें करते हैं बाबा, लेकिन यहां पर तो बात ही कुछ और है। ना कोई जादू टोना, ना कोई तंत्र मंत्र। साधु ने भोला को रहस्यमयी नजरों से देखा। उनकी आंखों में अजीब गहराई थी। वो हल्का मुस्कुराए। इंसान जिस चीज को समझ नहीं पाता बेटा, उसके बारे में कहानियां बनाना शुरू कर देता है। मैं तो यहाँ पर भगवान की भक्ति में मग्न रहता हूँ, गरीब दुखियों की मदद करता हूँ। बारिश की आवाज पूरे मंदिर में गूंज रही थी। कुछ देर बाद साधु ने भोला की तरफ ध्यान से देखा, फिर बोले, घर में कोई बीमार है क्या बेटा? बहुत चिंतित लग रहे हो, और मैं यह भी देख पा रहा हूं कि तुम्हारी जिंदगी में संघर्ष बहुत है। गरीबी से तुम्हारी जिंदगी बहुत कष्टदायक है, लेकिन तुम बहुत नेक दिल भी हो। मेरी माँ बीमार रहती है बाबा, दवा पूरी नहीं पड़ती, कई बार खाना कम पड़ जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा डर तब लगता है जब वो मुझे देखकर मुस्कुराने की कोशिश करती है, क्योंकि मैं जानता हूं वो मुझे हिम्मत देने के लिए मुस्कुराती है, वरना अंदर से वो भी टूट चुकी है। दुनिया में सबसे भारी चीज जिम्मेदारी होती है बेटा, जो आदमी अपने लोगों के लिए उठाता है। और तुम तो बहुत ही नेक और सच्चे दिल वाले हो, जो सबके बारे में अच्छा सोचता है, और जो सबके साथ अच्छा करता है, भगवान उसके साथ अच्छा करते हैं। भोला के पास जो सूखी लकड़ियां थी, उनको उसने साधु बाबा को दे दिए और उनसे बोलता है, बाबा, आपको देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है सिवाय इस लकड़ी के। फिलहाल मैं आपको यही दे सकता हूँ। अगर मेरे पास पैसा या अनाज होता तो मैं आपको जरूर देता। मेरी तरफ से इस छोटी सी भेंट को स्वीकार कर लीजिए। आज तक इस मंदिर में बहुत लोग आए, किसी ने धन मांगा, किसी ने ताकत, तो किसी ने अपनी किस्मत बदलने का रास्ता। लेकिन पहली बार कोई ऐसा इंसान आया है जो अपनी दिन भर की कमाई को दान में दे रहा है। मैं तुम्हारे इस नेक दिल व्यवहार से बहुत खुश हूं बेटा। बाबा, गरीब आदमी के पास देने के लिए ज्यादा कुछ नहीं होता, लेकिन अगर वो अपना दिल भी छोटा कर ले तो फिर उसके पास बचता ही क्या है। और जहां तक बात इन लकड़ियों की है, मुझसे ज्यादा आपको इसकी जरूरत है। साधु बाबा ने भोला की तरफ रहस्यमयी अंदाज में देखते हैं और कुछ देर सोचते हैं। उसके बाद एक चमकता हुआ हीरा देते हैं, जो देखने में ही दिव्य और रहस्यमयी लग रहा था। बेटा, इस हीरे को मैंने तुमसे प्रसन्न होकर दिया है। यह हीरा तुम्हारी ईमानदारी और इंसानियत का फल है जो आज तुमको मिला है। इस हीरे से तुम जिस भी बर्तन को स्पर्श करोगे वो सोने में बदल जाएगा, और जिस दिन तुम्हारे अंदर इंसानियत खत्म हो जाएगी
उसी दिन ये हीरा पत्थर का हो जाएगा। इस बात को हमेशा रखना बेटा, हमेशा सबकी मदद करना। भोला साधु बाबा द्वारा दिए गए उपहार को मना तो करना चाहता था, परंतु उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था और साथ में उसे दूसरे लोगों की मदद करने का मौका मिल रहा था। इसीलिए उसने उस हीरे को लेना ही उचित समझा और उस हीरे को लेकर घर के लिए निकल जाता है। अगले दिन भोला अपने घर में अपनी मां के पास बैठा था और वो अपनी मां को उस हीरे से घर के सारे बर्तन को सोने में बदल कर दिखाता है, जिसको देखकर भोला की मां चौंक जाती है। बेटा, ये कैसा जादू है और ये तुमने कैसे किया? घर के सभी बर्तन सोने में बदल गए। ये तो सच में रहस्यमयी हीरा है, जिसके स्पर्श करते ही सभी चीज सोने में बदल गई। यही तो खासियत है माँ इस हीरे की। इस हीरे से आप किसी भी बर्तन और को स्पर्श करोगी तो वह बर्तन तुरंत ही सोने में बदल जाएगा। इस हीरे को साधु बाबा ने दिया था मुझे। और जानती हैं माँ, इस हीरे की मदद से हम लोग गांव में जितने भी गरीब लोग हैं उन सब की मदद करेंगे। देखते ही देखते भोला ने गांव में एक अच्छा घर बनवा लिया। फिर उसके बाद गांव में जो भी गरीब होता उसे भोला आटा चावल दाल भी बांटता, जिससे कि गांव में कोई भूखा ना सो पाए। भोला को ऐसा करता देख माखन दूर से देख रहा था और सोच रहा था, कल तक जिसके घर में खाने के पैसे नहीं थे वो अचानक इतना सामान गांव वालों को बांटने लगा। आखिर भोला के पास इतना दौलत कहां से आ गया? जरूर इसके पीछे कोई राज है और उस राज्य का मुझे पता लगाना होगा। इतना कहकर माखन वहां से चला जाता है। अगले दिन जब भोला उस हीरे से सोना बना रहा था, तभी माखन चुपके से उसके घर आ जाता है और देख लेता है कि भोला इतना अमीर कैसे बना। अच्छा, तो ये राज है भोला के अमीर बनने के पीछे। ऐसा मालूम होता है जैसे ये कोई रहस्यमयी पत्थर है, जिससे किसी भी वस्तु को स्पर्श कराने से वो वस्तु सोने में बदल जाती है। अगर मैं इस हीरे को चुरा लूं तो गांव का सबसे अमीर आदमी मैं बन जाऊंगा और भोला फिर से गरीब बन जाएगा। उसी दिन रात में माखन पूरी तैयारी के साथ भोला के घर उस हीरे को चुराने के लिए निकल जाता है। माखन यही सोच रहा था कि आज के बाद वो गांव में सबसे बड़ा आदमी बन जाएगा। इधर भोला गहरी नींद के सोया था, जिसको देखकर माखन बहुत प्रसन्न होता है। माखन जैसे ही उस हीरे को उठाने का प्रयास करता है, भोला नींद से जाग जाता है। माखन, तुम ये क्या कर रहे हो इतनी रात को मेरे घर में? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई इस हीरे को छूने की? कहीं तुम इस हीरे को चुराने तो नहीं आए थे ना? कमरे का माहौल बहुत शांत और गंभीर हो गया था। भोला को नींद से उठता देख माखन भौंचक्का रह जाता है। वो भोला को इधर उधर की बात करके झूठ बोलने का प्रयत्न करता है। अरे भोला भाई, मैं तो इधर से गुजर रहा था, सोचा तुमसे मिलता चलूं, इसीलिए तुम्हारे घर आ गया। और कोई बात नहीं है मेरे मित्र, मैं तो बस ऐसे ही आया था। और रही बात इस हीरे की, तो मुझे ये बहुत आकर्षक लगा, इसलिए इसको उठाकर देखने का प्रयास कर रहा था। भोला दिल से भोला और मासूम था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो बेवकूफ था। भोला को ये समझते देर नहीं लगी कि माखन के दिल में चोर है और उसकी नीयत खराब है। माखन, तुम क्या मुझे बेवकूफ समझते हो? तुम्हारी नीयत में खोट है और तुम इस हीरे को चुराने के लिए यहां पर आए थे। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम अपने मित्र के घर में चोरी करोगे। अगर तुम्हें कोई परेशानी थी तो मुझे बताते, मैं तुम्हारी बिल्कुल सच्चे मन से मदद करता। माखन को यह बात समझ में आ गई थी कि भोला समझ चुका है कि वो उसके घर हीरा चुराने के लिए आया है। इसीलिए माखन भोला से माफी मांगता है। भोला, मुझे माफ कर दो मेरे मित्र। मेरे मन में लालच आ गया था। मुझे लगा कि मैं हीरा चुराकर गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा और गांव पर राज करूंगा। लेकिन मेरी ये सोच बहुत गलत थी। मैंने तुम्हारे प्रति भी बहुत गलत सोचा, जिसके लिए मैं दिल से माफी मांगता हूं। हो सके तो मुझे माफ कर देना मेरे मित्र। ठीक है माखन, तुम मेरे बचपन के दोस्त हो, इसलिए मैं तुम्हें इस बार माफ कर रहा हूं। लेकिन इतना याद रखो, बुरे काम का बुरा नतीजा होता है, इसलिए अच्छे कर्म करो और सबके बारे में अच्छा सोचो।
हमारे बुजुर्गों ने कहा है, कर भला तो हो भला। अगर तुम किसी की सच्चे दिल से मदद करोगे तो तुम्हारे साथ भी अच्छा ही होगा। और इसी संदेश के साथ हमारी आज की कहानी का अंत होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में।